फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टैक्स ट्रेंड। मैं हूं सीए घनश्याम मिश्री और आज मैं बात करने वाला हूं एसएफटी ट्रांजैक्शंस के बारे में कि क्या होते हैं एसएफटी ट्रांजैक्शंस, कितने टाइप के होते हैं, सिंपली बताने वाला हूं। सेक्शन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो नॉर्मल बिजनेसेस को भी फाइल करने पड़ते हैं, इवन इफ उन्होंने किसी पर्सन के साथ किए, बट उनको एसएफटी ट्रांजैक्शन की डिटेल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और हम इसे 26 ईयर्स में कहाँ पे देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है एसएफटी? एसएफटी इज स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मींस सम ट्रांजैक्शंस जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। एक सेक्शन है 285BA जिसके तहत गवर्नमेंट ने बोला कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जो कि हम रूल 114E के तहत स्पेसिफाई कर रहे हैं। और इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को क्यों स्पेसिफाई किया गया? फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग इट टू द डिपार्टमेंट बाई सर्टेन पर्सन्स। वो भी बताया हुआ है गवर्नमेंट ने कि कौन से पर्सन्स हैं जो हमको रिपोर्ट करेंगे यदि वो ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अमाउंट से अबव का है। तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, यदि आप कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हैं तो बी अवेयर ये आपके 26 ईयर्स में भी अपडेट होते हैं। तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जैसे आपका पड़ोसी है, यदि आपको ये नई कार लाए BMW सीरीज X, तो वो क्या करेगा, आपसे नहीं पूछेगा आके कि भैया कार कितने की लाए, तो वो सिर्फ ये दिमाग लगाएगा कि यार इनके पास तो बहुत पैसा है, ये कार लेके आए हैं नई, वो भी BMW। सेम हैपेंस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यदि आप इनकम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं अपने रिटर्न्स में और ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट कैसे आपसे टैक्स वसूलेगा यदि दे डोंट हैव एनी क्लूज कि आप ये एक्सपेंडिचर कहाँ से इतना कर पा रहे हो। तो डिपार्टमेंट ऐसे विश्वस्त सूत्रों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंड वो इंफॉर्मेशन के दम पे आपका असेसमेंट करके टैक्स वसूलने की तैयारी करेगा। तो क्या है वो एसएफटी ट्रांजैक्शंस, आइए जानते हैं। नंबर 1, सपोज आपने किसी बैंक से बैंक ड्राफ्ट परचेज करें और कैश में आप कर रहे हैं 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा के। तो बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, इनके ऊपर दायित्व सौंपा गया है कि ये इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। कब? यदि आपने कैश में किया है और 10 लाख से ऊपर का है। एक चीज़ मैं आपको बताने चाहता हूँ कि कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाइज हैं जो एग्रीगेट में देखे जाएंगे और कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो ट्रांजैक्शन वाइज हैं। तो मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिमिट टाइप में लिखा हुआ है कि कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर में हमको पूरा एज अ होल देखने हैं और कौन से ट्रांजैक्शन हमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाइज देखने हैं। तो ऐसे ही प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आरबीआई इशू करता है, यदि वो भी कैश में आप परचेज कर रहे हैं और सपोज 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के कर रहे हैं तो बैंक उसको रिपोर्ट करेगा। नंबर 3, कैश डिपॉजिट इन 1 और मोर करंट अकाउंट। सपोज आप एक पर्टिकुलर बैंक है HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक के साथ आपके 2 करंट अकाउंट हैं। एक है शीतला इंटरप्राइजेस के नाम से और एक है ABC इंटरप्राइजेस के नाम से। 2 आप ट्रेड करते हैं और दोनों प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप ही के नाम पे हैं, सेम पैन पे हैं और GST नंबर दोनों के अलग अलग हैं। तो 2 करंट अकाउंट आपके जाहिर सी बात होंगे। तो यदि आपने दोनों करंट अकाउंट में टोटली मिला के 50 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है आइदर थ्रू कैश और बियरर चेक, तो बैंक इसको रिपोर्ट करेगा। सेम हैपेंस इन केस ऑफ अ कैश विड्रॉल। यदि एक या एक से अधिक करंट अकाउंट है, उससे आपने कैश विड्रॉ किया, दोनों करंट अकाउंट के कैश विड्रॉल को काउंट किया जाएगा। इफ इट इज इक्वल टू और मोर देन 50 लाख रुपीज, देन बैंक विल रिपोर्ट इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि क्या कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल अलग अलग देखे जाएंगे या दोनों क्लब किए जाएंगे? तो ये दोनों सेपरेट लिमिट है। कैश डिपॉजिट के लिए अलग लिमिट देखी जाएगी, कैश विड्रॉल के लिए अलग लिमिट देखी जाएगी। नंबर 2, कैश डिपॉजिट यदि 1 और मोर अकाउंट में कर रहे हैं। अब वो कौन से अकाउंट होंगे? अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में FD भी कवर होता है एंड RD भी कवर होता है। तो आपके पास बचे कौन से अकाउंट करंट अकाउंट के अलावा? एक CC अकाउंट बच सकता है या OD अकाउंट भी कई बार अलग होता है करंट अकाउंट से, तो OD अकाउंट हो सकता है और आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है। इन 3 टाइप के अकाउंट्स में यदि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एंड इट इज मोर देन और इक्वल टू 10 लाख रुपीज कैश है ट्रांजेक्शन, तो बैंक विल रिपोर्ट इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नंबर 3, आपने कोई FD या RD कराई एक या एक से अधिक और वो रिन्यूअल के अलावा है, रिन्यूअल इसमें काउंट नहीं होगा बिकॉज सेम FD ही दोबारा से रिन्यू हुई है। तो यदि कोई फ्रेश FDs हैं और ओवरऑल एग्रीगेट में आपने साल भर में 10 लाख या उससे ऊपर की FD कराई हुई है तो बैंक विल रिपोर्ट इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, मोड से मतलब नहीं है, मोड कोई भी हो सकता है बिकॉज नॉर्मली आज की डेट में बैंक कैश में कोई FD नहीं करता है। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, उसी से बैंक FD से बना लेता है, तो अकाउंट से ही कटता है। तो मोड यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है? जो FD है या RD है टोटलिटी में 10 लाख या उससे ऊपर होंगी तो बैंक रिपोर्ट करेगा।
नंबर 4, सपोज आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसके अगेंस्ट के आपके बिल जो आते हैं, यदि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं उस बिल्स के अगेंस्ट में, तो यदि आपने 1 लाख या 1 लाख रुपए से ऊपर का कैश पेमेंट किया है अगेंस्ट अ सिंगल बिल और इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन बैंक विल रिपोर्ट इट टू द इनकम डिपार्टमेंट। बट यदि आप कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, किसी अदर मोड से करते हैं, तो ये लिमिट आपकी 1 लाख से 10 लाख रुपए हो जाएगी। सपोज आप कैश में पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड बिल्स का, तो आपको लिमिट कौन सी देखनी है, 1 लाख रुपए वाली। और यदि आप कैश डीलिंग नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड में, और या कुछ कैश से कुछ बैंक से करते हैं, बट ओवरऑल वो 1 लाख से ज़्यादा का कैश में आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी, 10 लाख रुपए। तो यदि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के आपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को पे किया है, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इनकम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। नंबर 5, यदि हमने बॉन्ड्स या डिवेंचर्स परचेज किए हैं, ये भी अदर देन रिन्यूअल है, बिकॉज कई बार ये रिन्यू भी होते हैं। तो जो फ्रेश परचेजेस हैं वो चाहे आप किसी भी मोड से करें, जरूरी नहीं है कि कैश हम कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल यदि आपने किसी बैंक के या किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स या डिवेंचर्स परचेज किए और वो 10 लाख या उससे ज़्यादा के हैं, तो उस केस में वो कंपनी या बॉन्ड इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नंबर 6, यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करें हैं, तो उस केस में भी चाहे आपने कैश में परचेज किए हो चाहे किसी भी मोड से परचेज किए हो, फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल यदि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में वो कंपनी रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नंबर 7, अक्सर आपने देखा होगा कि आईटी कंपनीज के बाईबैक आते रहते हैं, बिकॉज दे आर द कैश रिच कंपनीज। तो आपने सपोज टीसीएस का शेयर था आपके पास, आपने उस बाईबैक में पार्टिसिपेट किया, तो यदि आपने 10 लाख या ऊपर से ज़्यादा के शेयर्स थे और आपने पूरे बाईबैक करा दिए, तो उस केस में अगेन मोड से मतलब नहीं है, फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल यदि 10 लाख या उससे ज़्यादा का आपने बाईबैक में पार्टिसिपेट करा है, तो वो कंपनी विल रिपोर्ट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, यदि हमने किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज करी हुई हैं, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक म्यूचुअल फंड उसके पास डिफरेंट स्कीम्स हो सकती हैं, तो हमें यहाँ बात स्कीम वाइज नहीं करनी है, म्यूचुअल फंड वाइज करनी है कि सपोज HDFC म्यूचुअल फंड है, उसकी तमाम स्कीम है, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड। तो हमें स्कीम से मतलब नहीं, हमें मतलब है HDFC से, HDFC के साथ हमने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। यदि डिफरेंट स्कीम्स में भी हमने पैसा लगाया हुआ है, तो ओवरऑल हमारा यदि वो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का पैसा बन रहा है, तो हमने किसी भी मोड से किया हो, तो उसका ट्रस्टी या म्यूचुअल फंड का जो AMC है वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नंबर 9, हमने फॉरेन करेंसी परचेज करी। फॉरेन करेंसी हम कब परचेज करते हैं, सपोज हम बाहर गए टूर करने के लिए, तो हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। कुछ फॉरेन करेंसी हमने पेमेंट्स करने हैं परचेज के लिए, तो फॉरेन करेंसी में होंगे यदि हमने बाहर से माल खरीदा है। तो इन केस में हमने चाहे डेबिट कार्ड से किया हो चाहे क्रेडिट कार्ड से किया हो, कैसे भी किया हो, इवन हमने परचेज करके अपने कार्ड में क्रेडिट भी करा लिए फॉरेन करेंसी, तो ये सारी करेंसी क्यूमुलेट करके पूरे फाइनेंशियल ईयर में यदि 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की बन रही है, तो वो ऑथराइज पर्सन जो फेमा में है, जो डील करता है फॉरेन करेंसी में खरीदने बेचने में, वो आपका रिपोर्ट करेगा इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नंबर 10, सपोज हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है या सेल करी है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, परचेज एंड सेल दोनों कवर है। अभी मैंने जितनी बातें बताई थी वो सिर्फ परचेज के रिगार्डिंग थी, सेल के रिगार्डिंग नहीं थी। बट जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इसमें परचेज एंड सेल दोनों की बात हो रही है। चाहे आप बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों ही चीज़ें रिपोर्ट करेगा कौन, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज। कब रिपोर्ट करेगा, और ये लिमिट ट्रांजेक्शन वाइज है, ना कि फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज प्रॉपर्टी होती ही वैल्यूएबल है। तो यदि कोई आपने ट्रांजेक्शन 30 लाख या उससे ऊपर का किया है, मोड आपका कोई भी हो, चाहे कैश हो चाहे चेक हो, उससे मतलब नहीं है। तो इस केस में चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। अब यहाँ बात आती है 30 लाख हमको कैसे देखने हैं। तो 30 लाख जो हम काउंट करेंगे, यदि हमारा सेल प्राइस सपोज 30 लाख का है या उससे ऊपर का है, तब तो हम सेल प्राइस को कंसीडर करेंगे। बट इन केस सेल प्राइस हमारा कम का है, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 50C, जिससे वैल्यूएशन होता है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी की सेल प्राइस माना जाता है। तो हम उस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या बनती है एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी है 25 लाख में सेल करी और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन आता है 35 लाख रुपए, तब भी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज इस इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट से शेयर करेगा। नंबर 11, पेमेंट डन टू एनी मर्चेंट। सपोज आप कुछ गुड्स और सर्विसेज लेते हैं और उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट करते हैं, तो आपने यदि वो पेमेंट 2 लाख से ऊपर का, मैं अब यहाँ पे 2 लाख नहीं कवर है, 2 लाख से ऊपर के पेमेंट्स कवर हैं, ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। यदि 2 लाख तक आप कैश पेमेंट करें तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट यदि 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन आप कैश में कर रहे हैं,
तो यहाँ पे जो पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है अंडर सेक्शन 44AB, और जरूरी नहीं है कि उसने कराया है, मतलब ही इज लाइबल फॉर ऑडिट, वो लाइबल था तो 44AB के तहत तो उसको ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से शेयर करनी ही है। अब यहाँ पे कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि ये 2 लाख की लिमिट बिल वाइज काउंट होगी, कैश हम एग्रीगेट में देखेंगे, कैसे देखेंगे। तो पहली चीज तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि ये लिमिट जो है ये ट्रांजैक्शन वाइज है। अब इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट स्लाइड बनाई हुई है जो कि आप देख सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स ले रखे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है, वो 3 लाख रुपए का बिल एक पर्सन के नाम काटता है। अब उसके अगेंस्ट में उसको 1.5 लाख रुपए कैश में मिलता है, 1.5 लाख रुपए चेक से मिलता है। तो क्या इसकी रिपोर्टिंग वो करेगा? नंबर 1, क्या वो ऑडिट के लिए लाइबल था? हाँ, 5 करोड़ का उसका टर्नओवर, तो उसको इनकम टैक्स में तो ऑडिट होना ही था, तो उसको रिपोर्टिंग करनी होगी। बट क्या ट्रांजैक्शन कवर्ड है? क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए उसने कैश रिसीव किया है, तो बिल भले ही कितने का भी हो, यदि उसने कैश ही 1.5 लाख रुपए रिसीव किया है तो 2 लाख से ऊपर का तो है नहीं कैश, तो इस केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैंने रीजन भी लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वही सेम केस है बट होता गया यहाँ पे मैंने 2.5 लाख का बिल रेज किया, कैश मैंने 2 लाख रिसीव करा और 0.5 मैंने चेक से रिसीव किया। तो क्या ऐसे केस में रिपोर्टिंग होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट जो कैश रिसीविंग है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन रिपोर्टेबल हैं, 2 लाख तक के नहीं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम केस है, बिल हमारा 4.5 लाख रुपए का है बट कैश हमने 2.5 लाख का लिया एंड चेक से हमें पेमेंट मिला 2 लाख रुपए। क्या ये रिपोर्टेबल होगा? पर्सन लाइबल फॉर ऑडिट था, अब कैश में हमें 2.5 लाख मिला, तो सिंस इट इज मोर देन 2 लाख रुपीज देन इट विल बी रिपोर्टेड बाय दैट पर्सन। नंबर 4, सेम केस है, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है, एक ही पर्सन को 2 बिल दिए, पहला बिल 1,90,000 का था, दूसरा बिल 1,80,000 का था। हमें उसके अगेंस्ट में 2.5 लाख रुपए कैश में मिला और 1.2 लाख रुपीज चेक से मिला। क्या इसकी रिपोर्टिंग होगी? पर्सन लाइबल फॉर ऑडिट था? हाँ था, बट बिल जो उसने दिए क्या वो 2 लाख से ऊपर के थे? नहीं थे। तो जब बिल ही हमारा 2 लाख से ऊपर का नहीं था तो उसी केस में कैश भले ही हम 2 लाख से ऊपर रिसीव कर रहे हो, उस बिल के अगेंस्ट में तो किया नहीं था, तो ये ट्रांजेक्शन वाइज काउंट होता है, तो इसलिए ये बिल भी, ये ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट नहीं होगा। 5वां एग्जाम्पल लेते हैं, सेम केस बट इसके केस में टर्नओवर जो है 80 लाख रुपए और ये पर्सन अपना ऑडिट कराता है बिकॉज ये 8% से नीचे प्रॉफिट अपना डिक्लेयर कर रहा है, तो ये लाइबल फॉर ऑडिट हो गया। अब इसने बिल 4.5 लाख रुपए का इशू किया और 2.5 लाख रुपए कैश में लिए, 2 लाख रुपए चेक से लिए, तो क्या इसको रिपोर्टिंग करनी होगी? सिंस इट इज नाउ लाइबल फॉर ऑडिट, अर्लियर वैसे नहीं था, यदि 8% से ऊपर प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो सिंस ही इज लाइबल फॉर ऑडिट देन उसको ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना होगा। और रिपोर्टिंग कैसे होगी? एक फॉर्म गवर्नमेंट ने बना रखा है, फॉर्म 61A, उसमें जितने भी पर्सन कोई ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। छठा एग्जांपल लेते हैं, सेम केस है बट अब इसके केस में 95 लाख टर्नओवर है बट ये ऑडिट नहीं कराता, 8% से ऊपर प्रॉफिट डिक्लेयर करता है। तो इसके केस में यदि ये बिल 4.5 लाख रुपए का इशू किया और इसने उस पर्सन से कैश 2.5 लाख रुपए रिसीव किया, 2 लाख रुपए चेक से रिसीव किए, क्या ये ट्रांजेक्शन रिपोर्टेबल है? सिंस ट्रांजैक्शन तो रिपोर्टेबल होता यदि ये पर्सन लाइबल फॉर ऑडिट होता, बट ये पर्सन ही लाइबल फॉर ऑडिट नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ही नहीं होगा। 7वां एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है, बिल वो 4.5 लाख का इशू करती है, 2.5 लाख कैश लेती है, 2 लाख चेक से लेती है। क्या ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल है? डेफिनेटली रिपोर्टेबल है बिकॉज इट इज़ लाइबल फॉर ऑडिट एंड उसने 2.5 लाख रुपए मतलब 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कैश में कर लिया है। फिर 8वां एग्जांपल ले लेते हैं, सेम केस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टर्नओवर 80 लाख रुपए है, बिल इशू करती है 4.5 लाख का, कैश में 2.5 लाख उसके अगेंस्ट मिलता है, 2 लाख रुपए चेक से मिलता है। क्या ये ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर ऑडिट बिकॉज इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है। वैसे भी 44AD का तो बेनिफिट कंपनीज को मिलता नहीं है ताकि ये 8% से नीचे डिक्लेयर करें प्रॉफिट एंड 44AB में ई क्लॉज में ऑडिट करा लें, तो पॉसिबल नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ये। तो इसके केस में सिंस दिस कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। अब हम बात करेंगे कि ये हमें एसएफटी ट्रांजैक्शन 26 में कहाँ पे दिखते हैं, तो चलिए हम आपको एक 26 दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक पार्टी का 26 है, उसमें आप देखेंगे पहले तो ये TDS की डिटेल्स आ रही है,
यहाँ पे आप पाएंगे डिटेल्स ऑफ SFT ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जैसे आप देखें इस पार्टी ने कैश में डीलिंग करी होगी, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया होगा या विड्रॉ किया होगा। तो ये डिटेल्स हमें शो हो रही है कि अमाउंट दिख रही है कि 94 लाख रुपए हमने डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, और वो भी कैश में किया। अब ये कैसे जानेंगे डिपॉजिट की डिटेल है कि विड्रॉ की डिटेल है? तो आप देखिए इसमें नंबर लिखा हुआ है SFT 003 A और SFT 003 B। अब ये कैसे जानेंगे कि कैश डिपॉजिट है कि विड्रॉ है? तो आप देखेंगे 26 के लास्ट में कुछ कोड्स दिए होते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जब आप देखेंगे तो SFT 003 ये कोड है, तो 03A का मतलब यह है कैश डिपॉजिट और 03B का मतलब है कैश विड्रॉल। इसीलिए 3A कोड जो है यहाँ पे 0 दिखा रहा था। इट मीन्स इन्होंने कैश डिपॉजिट कुछ भी नहीं किया है, बट विड्रॉ इन्होंने 94 लाख रुपए समथिंग किए हैं। तो ऐसे हमें पता चलता है कि SFT ट्रांजेक्शन हमने कौन से किए हैं और किसने रिपोर्ट किए हैं। होप यू लाइक द वीडियो, एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।